सरकार की नीयत बाकी मामलों में ठीक नहीं है। ना एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के बारे में उनकी नीयत ठीक है, ना किसानों के मुकदमे खत्म करने पर ठीक है। मेरे पास पंजाब के किसान जत्थेबंदियों के लोग आए थे। मैंने उन्हें कहा आपको दोबारा लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं साहब हम तैयार हैं, हम तो जानते हैं ये बेईमानी करेंगे, हम दोबारा लड़ेंगे। तो मुझे लगता आने वाला साल, मैं आपको अगले साल के लिए नए साल की बधाई दे रहा हूं, लेकिन आपको अगले साल की ये चेतावनी भी दे रहा हूं कि अगर किसानों की लड़ाई दोबारा शुरू हो तो राजस्थान की हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। इस बार उतनी नहीं थी जितनी हो सकती थी। और ये सरकार किसानों और नौजवानों की लड़ाई में भस्म होगी, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। एक और बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ और वो ये है कि ये उठा देंगे राणा जी। किसानों के 3 बड़े मामले हैं। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए। और मैं इसको, अखबार वाले हों तो वो लिख दें, अडानी का सारा बिजनेस नरेंद्र मोदी का ही बिजनेस है। तो जब अडानी को नुकसान होगा अगर एमएसपी हो जाएगी, इसलिए एमएसपी लागू नहीं हो रही है। दूसरे सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, जिसको हम चुनाव में भी रखेंगे, कि एक झटके में सारे देश के किसानों को कर्जा मुफ्त कर देना चाहिए। उस पर चाहे जितना कर्जा हो, एक बार सारा माफ कर दो। तुमने ऐसे ऐसे बेईमानों के कर्जे माफ किए हैं, 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ जिनके ऊपर कर्जे थे वो सारे आपने माफ कर दिए पिछले 4 साल में। और किसान की आप चवन्नी माफ करने को तैयार नहीं है, ये नहीं चलेगा। किसानों के सारे कर्जे मुक्त हों और बिजली के कानून भी उनसे बात करके बनाए जाएं। दूसरा जो सबसे बड़े सवाल इस वक्त हैं, एक महंगाई का है और एक बेरोजगारी का है। हम तो चूंकि ठीक ठाक घरों में पैदा हुए हैं, अनाज घर का हो जाता है, दूध घर का हो जाता है, सब्जी भी घर की हो जाती है, लेकिन जिसको ये तीनों चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं वो जानता है कि महंगाई क्या है। बहुत बुरा हाल है इस वक्त देश में। लाखों परिवार हैं जिनमें हरी सब्जी बनती ही नहीं है। लाखों परिवार हैं जिनमें पानी में नमक घोल के रोटी उसके साथ खाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है और इस पे भी हमको लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा बेरोजगारी है। ये कहते थे हम कितने लाख लोगों को रोजगार देंगे, मेरी समझ में तो कोई, शहरों में देखता हूँ मैं हमारे लड़के, वो जो बैक पैक होता है वो टांगे हुए चप्पल घिसते हुए घूमते रहते हैं, कोई पुरसा हल नहीं है। भर्तियां सब बंद कर दी हैं, अभी अग्निपथ ले आए हैं। तो जब तक नौजवानों को रोजगार की गारंटी नहीं होगी, मैं तो इन अपोजिशन के लोगों से भी कहूँगा कि आप अपने घोषणा पत्र में लिखिए कि हर बेरोजगार को हम कम से कम 3 से 5,000 रुपये भत्ता देंगे महीने का, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। क्योंकि अब वो पढ़ के निकल जाता है, घर वालों पे कर्जे हो जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, तो उसको सगाई उसकी नहीं होती, शादी उसकी नहीं होती। तो बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। महिला शक्ति, ये मुझे दिया किसी ने लिख के, महिलाओं की शिक्षा का महत्व, वो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आपके यहाँ तो काफ़ी बड़ी तादाद में लड़कियां पढ़ने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं, सिलेक्शन में भी आ रही हैं, आरएएस में भी, आईएएस में भी, आईपीएस में भी। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो रजवाड़े हमारे दूल्हे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, वो जब हमारी बच्ची आईएएस होके जाती है तो बड़े से बड़े ठाकुर साहब खड़े हो जाते हैं नमस्कार करने के लिए। तो शिक्षा का जो एम्पावरमेंट है, शिक्षा ना दहेज से वो उतनी ताकत मिलती है उसको, ना ससुराल से मिलती है, ना हस्बैंड से मिलती है, उसकी तालीम से मिलती है। एक घटना और आपको बताना चाहता हूँ मैं। लीबिया का एक तानाशाह था जिसका नाम था गद्दाफी। वो जब मारा गया तो उसके विरोधियों ने उसके दफ्तर में रेड किया, और दफ्तर में जब रेड किया तो एक डायरी मिली। उसमें गद्दाफी ने लिखा है कि मुझे सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मैं, कोंडालीजा राइस अमेरिका की विदेश मंत्री थी, दुबली पतली सांवले रंग की, लेकिन बहुत पढ़ने में काबिल थी इसलिए विदेश मंत्री बन गई थी। तो कहता है जब मैं देखता हूँ कि लिटिल कोंडी अरब शेखों को धमका रही है तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आता है। तो ये लिटिल कोंडी जो है
ये आपकी बच्ची भी लिटिल कौंडी हो सकती हैं अगर उनको अच्छी तालीम मिले। तो हम तो पहले तो इनको पैदा ही नहीं होने देना चाहते। अब तक तो भ्रूण हत्या में मरवा देते थे, लेकिन अब पैदा हो जाते हैं तो इनको पढ़ने भेजिए। मैं तो 12 यूनिवर्सिटी थी मेरे नीचे अकेले बिहार में, और मैं उनके सब के कॉन्वोकेशन में जाता था। कॉन्वोकेशन में जब भी मेडल देने लगता था तो देखता था कि 25 अगर मेडल हैं तो उसमें 5 लड़कों के होते थे और 20 लड़कियों के होते थे, बिला नागा। ये अनुपात था सब जगह। तो मैंने कहा लड़कों को, मैं कहा भाई साहब आप तो खाना बनाना भी नहीं जानते, करोगे क्या? ये कुश्ती का भी मेडल यही ला रही हैं, वेट लिफ्टिंग का भी मेडल यही ला रही हैं, और पढ़ाई का भी मेडल अगर यही ला रही हैं तो तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं है। तो संभल जाओ, कमर कसो, कुछ करो। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अपने साथियों को ये कहो कि पढ़ाई में, अब तो खेलों में, अच्छा हुआ आप खेल कुंभ कर रहे हैं, खेलों में बहुत रुपया, क्रिकेट में है, अब तो कबड्डी वाले भी बिकने लगे अच्छे पैसे से, तो कुछ तो करो। लेकिन क्या करें, तो लड़के तो 17 साल का होते ही दारू थाम लेते हैं, उसके अलावा दूसरी ड्रग्स थाम लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस सब को छोड़िए। इसके अलावा जो उनके गार्जियंस हैं उनसे ये कहूँगा कि आप दहेज ना लें, क्योंकि जो बच्चियां जिसकी आप लाते हो वो तो अपनी पली पलाई बेटी आपको दे देता है, उससे आप अगर दहेज भी मांगेंगे तो जाती करेंगे। बहुत से मामलों में वो बेचारी या तो जला दी जाती है या छोड़ दी जाती है, ये मत करिए। इसके अलावा जो फिजूल खर्चियां हैं, अब पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो 40-40 गांव की चिट्ठी फाड़ देते हैं जब बुढ़ा मरता है। मेरा साझी मेरे पास रोता हुआ आया, कहने लगा साहब मैं बर्बाद हो गया। मैं क्या हो गया? कहने लगे जी बिरादरी वालों ने 40 गांव की चिट्ठी फड़वा दी और मैं तो कर्जदार हो गया। तो भाई क्यों करते हो? तो मैंने कहा तेरा पिताजी जो था वो 40 गांव को रोटी तोड़वा के सूरजमल हो जाएगा, क्यों करते हो ऐसे काम? तो ये जितने गलत काम हैं इनको करना बंद करिए। अब मैं इस सब को ख़त्म करके, चूँकि मैं कश्मीर में था वहाँ का भी थोड़ा जिक्र, ये जो शराब पीते हैं लड़के जानते होंगे कि शराब जब पीते हैं रात को तो सुबह भी थोड़ा खुमार रहता है, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हैंगओवर। तो मुझे भी अभी कश्मीर का हैंगओवर है, तो थोड़ी सी बात मैं वहाँ की करूँगा। मैं जब कश्मीर गवर्नर होके गया, पूरे टर्म में मुझको एक गोली नहीं चलानी पड़ी, पत्थरबाजी बंद हो गई, टेररिस्टों की नई भर्ती बंद हो गई, और मैंने सिपाहियों को ये कहा फौज के कि जो तुम्हें पत्थर मारे तुम पलट के गोली मार देना, मैं देख लूँगा, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उसी के नतीजे के तौर पे वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर जब ये अंदाज मुझे हुआ कि 370 हटानी है, तो मैंने वहाँ के जो गरीब गुरबा थे उन्हें कहा कि देखो तुम्हारे बच्चे मरते हैं इस टेररिज्म में, इन नेताओं के तो लंदन में पढ़ रहे हैं, इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं, मुझे एक बात समझा दो। और मैंने टेररिस्ट को कॉल दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप आओ राजभवन में मेरे साथ खाना खाओ और मुझे समझा दो कि 250 टेररिस्ट दुनिया की नंबर 2 की आर्मी को कैसे हरा सकते हो, क्या हासिल कर सकते हो। जो मिलेगा बातचीत से तुम्हें सारी दुनिया मिल जाएगी। उसी का नतीजा हुआ कि जब हम अगले दिन 370 हटा रहे थे तो शाम को मैंने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और उसको कहा कि सुबह ये चिट्ठी होम मिनिस्टर को भेजनी है आपको 11 बजे से पहले। तो बोला हटा रहे हो? मैं कहा जी हाँ। कहले साहब यहाँ तो 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने लगे तो थानों पे चढ़ जाएंगे, हथियार छीन लेंगे, पुलिस रिवोल्ट कर देगी। मैं कहा तू चुप बैठा रहे, चिट्ठी भेज दे, यहाँ कुत्ता भी नहीं भौंकने का है। 3 चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुए, किसी ने कुछ नहीं किया और राजी खुशी सारा काम हो गया। और 370 जिसको फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि नरेंद्र मोदी के पिताजी भी आ जाएं तो नहीं हटा सकते हैं, जिसको महबूबा कहती थी कि जिस दिन ये हटेगी उस दिन खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। बल्कि मुझे लोगों ने ये और कहा कि जी इनको जल्दी मत छोड़ियो, कुछ दिन इन्हें अंदर रखियो। तो वहाँ मैंने अपनी समझ से जितना ठीक काम कर सकता था किया और उसके नतीजे देश के हित में निकले। इसके बाद चूंकि वो स्टेट नहीं रही, यूटी बन गई, तो मैं वहाँ से हट गया।
गोवा चला आया, गोवा से मेघालय चला आया, मेघालय से रिटायर होकर घर आ गया हूँ। लेकिन मैं घर पे नहीं बैठूंगा। 24 तक में जहाँ भी किसानों का कोई जमावड़ा होगा, कोई अनिल चोपड़ा मुझे बुलाएगा, कहीं भी कोई धरना दे रहे होंगे, मैं वहाँ जाऊँगा और उनकी लड़ाई में हिस्सेदारी करूँगा। और मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि लड़ोगे तो जीतोगे। जो कौमें नहीं लड़ती वो कुछ नहीं पाती, लड़ने वाली सब कुछ पाती हैं। तो मैं बहुत लंबा भाषण कर दिया। मैं अनिल चोपड़ा जी को जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूँ और आप सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अगर ये आपके आशीर्वाद से चुनाव में कूदेंगे तो मैं खुद आके इनके समर्थन में कूदूंगा और काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।